हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें हम सबसे पहले कल के मैच की बात करेंगे। क्या मैच था ये। लास्ट ओवर जाके कुछ रोमांच जरूर देखने को मिला। ट्रेंट ट्रेंट बोल्ट के ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से 4 रन का ओवर डाला और उससे पहले कृणाल पांड्या ने जिस तरह से बॉलिंग की 3 रन का ओवर, लास्ट के 3 ओवर और बहुत ही कम रन वहां पे केकेआर की टीम बना पाई। और एक मैच जो उनकी जेब में था ऑलमोस्ट, और वो उन्होंने वापस मुंबई इंडियंस को दे दिया, या यूं कहें कि मुंबई इंडियंस ने उनसे छीन लिया। तो कल का मैच देखते देखते कुछ ओवर के लिए थोड़ी सी मेरी आंख लग गई थी। बट जब लास्ट ओवर में आंख खुली तो मुझे पता चला कि वहां पे रसेल और दिनेश कार्तिक भी सो गए थे। कुछ इसी तरह की बैटिंग वो दोनों कर रहे थे। और रसेल इस तरह से केवल एक चौका उन्होंने लगाया और 10-15 बॉल खेल के रन बॉल से भी कम बनाए, सेम विद दिनेश कार्तिक। तो क्या आदित्य आदित्य है हमारे साथ आज वीडियो में। जी। तो वो बताएंगे कि रसल और दिनेश कार्तिक ने किस तरह से बैटिंग की। क्या वो भी सो गए थे क्या विकेट पे नहीं, जाके? नहीं, मैं देख रहा था कि ये एक्चुअली वो लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनसे लग नहीं रहा था बॉल। लेकिन जिस तरीके की अप्रोच दिखाई स्टार्टिंग से, थोड़ा ये लोग ना इन लोगों ने डिफेंसिव सोच रहे थे। ओवर तो ओवर मुझे लगता है डिफेंसिव ओवर डिफेंसिव हो गए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर के बैट्समैन जिस तरह से जो शॉट्स ऑन नहीं थे वहां पे उस टाइम पे, मतलब मैंडेटरी नहीं थे वहां पे वो शॉट्स लगाना, उस तरह के शॉट्स ऊपर के बैट्समैन ने लगाए तो नीचे के बैट्समैन पे। बट आंद्रे रसल तो मतलब सुनते नहीं है किसी की, उनको तो अपना ही गेम आता है। बट कल के मैच में किस तरह से उन्होंने अप्रोच चेंज की और वो उसने उनको हर्ट भी किया किस तरह से। तो बहुत क्रिटिसिज्म दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल का हो रहा है उनकी अप्रोच को लेके, खास करके क्योंकि वो इनिशियली थोड़ा तेज खेल सकते थे। और देखो जब मैच चल रहा था तो कुछ 40-42 बॉल पे 7 ओवर में कुछ वही 50 के आसपास रन चाहिए थे, फिर धीरे धीरे करते करते और मैच ऑलमोस्ट कंट्रोल में था, केकेआर ऑलमोस्ट जीत ही रही थी। बट जहां से उनके 1-2 विकेट ऊपर से निकले और फिर उसके बाद रसेल और दिनेश कार्तिक जैसे दो बैट्समैन आप खड़े रह के अगर मैच हरवा देते हैं तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है आपके लिए एज ए बैट्समैन। और आप इतने बड़े प्लेयर हैं, पूरी दुनिया की लीग में आप खेलते हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? हाँ, मुझे लगता है कि इन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव होके सोचा। अगर ये अपनी नॉर्मल गेम खेलते तो मैच इज़िली जीत सकते थे। काफ़ी बॉलें बची थी। ऑलमोस्ट रनों बॉल बचे हुए थे, और लेकिन इन लोगों ने वहां से मैच अगर गवा देते हैं तो ये काफी सोचने वाली बात है। अच्छा, हम इनकी बैटिंग को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि केकेआर की बैटिंग, क्या इसमें कुछ रोल मुंबई इंडियंस की बॉलिंग का भी है या विकेट का रोल है? मतलब क्या ज्यादा बड़ा फैक्टर आपको लगता है इसमें? विकेट ज्यादा बड़ा फैक्टर है, मुंबई इंडियंस की बॉलिंग ज्यादा बड़ा फैक्टर है, या केकेआर की बैटिंग की जो अप्रोच थी वो ज्यादा बड़ा फैक्टर है? केकेआर की बैटिंग की अप्रोच ज्यादा बड़ा फैक्टर है। हालांकि राहुल चहर, अ, सच पूछो तो एकदम बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनसे। उन्होंने हाँ। एक आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात हो गई कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी है। हाँ, क्योंकि उन पे थोड़ा सा प्रेशर भी था, लास्ट मैच उनके लिए अच्छा नहीं गया था। और देखिए उन्होंने अपनी टीम में पीयूष चावला को बाहर बिठा रखा है, तो पीयूष चावला का जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा उन पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा उनके दिमाग में, हमेशा बैक ऑफ द माइंड राहुल चहर के ये रहेगा कि पीयूष चावला बाहर बैठे हुए हैं। और मेरे कुछ मैच भी अगर अच्छे नहीं गए तो बहुत ही जल्दी पीयूष चावला को ये प्लेइंग 11 में उनकी जगह पे मौका मिल सकता है। बट ओवरऑल मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की बात करते हैं, क्योंकि देखो जसप्रीत बुमराह जो है वो चैंपियन है और हम कहते भी हैं जस्सी जैसा कोई नहीं। तो उन्होंने जो सेकंड लास्ट ओवर 4 रन का डाला, बट कृणाल पांड्या भी कल अच्छे बॉलिंग करके निकल गए बहुत चुपचाप, इफेक्टिव रहे। बहुत इफेक्टिव रहे। जी, तो जी। उसमें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल विकेट का भी है, क्योंकि देखो सेकंड इनिंग में थोड़ी सी ड्यू भी थी, बावजूद इसके कृणाल पांड्या की गेंद भी थोड़ी बहुत टर्न कर रही थी, थोड़ी सी फंस के आ रही थी। राहुल चहर ने तो खैर अच्छी बॉलिंग भी की और विकेट से भी उनको मदद मिल रही थी, तो उनको तो कॉम्बिनेशन था। बट कृणाल पांड्या भी ठीक ठाक बॉलिंग करके कल निकल गए वो। हाँ, कुणाल पांड्या ने भी ठीक-ठाक बॉलिंग करी है। और मुझे लगता है कि अगर आप ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आपने अगर उनको टारगेट किया है, आप उनको नॉर्मल ही खेल सकते हैं, जैसे कि जस्सी मतलब वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट बॉलर माने जाते हैं। हम्म। तो अच्छा, उनको ये तो जस्सी की बात मतलब जस्सी की बात हम कर रहे थे तो मुझे वहां पे एक ख्याल आया कि
देखो, जब ये 15वें ओवर के आसपास खेल रहे थे, 14वें 15वें ओवर में गेम चल रहा था, कृणाल और ये थे, जहां पे इनके ऊपर के बैट्समैन खेल रहे थे और 2 ही 3 विकेट गिरे हुए थे उस टाइम पे। तो क्या इनके केकेआर के बैट्समैन के दिमाग में वो जसप्रीत बुमराह के 2 बचे ओवर उनके दिमाग में चल रहे थे कि वहां से मेरे लिए रन निकालना बहुत मुश्किल होगा, और इस वजह से उन्होंने शुरू में वो 14वें 15वें ओवर में जो चांसेस लिए और वहां पे विकेट लूज किए। तो क्या वो जस्सी का इफेक्ट वहां भी था उनके, जब वो उस टाइम पे पहले खेल रहे थे और जब उस टाइम विकेट नहीं गिरे हुए थे, गेम जब केकेआर के फेवर में था, बट मेंटली जसप्रीत बुमराह के जो ओवर बचे हुए थे वो उनके दिमाग में खेल रहे थे कहीं? क्या लगता है इस पे? नहीं, 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 ऐसा ऐसा होता है कि जब आपके पास विकेट्स हैं तब जस्सी का प्रेशर नहीं था। जब आपने विकेट लूज़ कर दिए, तो एक जस्सी का अलग से प्रेशर माइंड पे साइकोलॉजिकल जो प्रेशर लेते हैं बैट्समैन खुद पे, वो वो गेम में भी नज़र आया। आप देख सकते हैं दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल जैसे बैट्समैन ने रन ऑफ बॉल नहीं बना पाए और एक तरीके से मैच लूज़ कर दिया। मे बी अगर क्योंकि आपके जब पास विकेट, विकेट्स इन हाँ हैंड बोलो। होते तो शायद अब अलग अप्रोच होती तो शायद जस्सी क्या कोई भी बॉलर होता तो इजीली बन जाते। हाँ, नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जब जैसे उनका फिर 1-2 विकेट गिरे तो थोड़ा-सा उन्होंने पैनिक भी किया, क्योंकि उनके दिमाग में ये तो ज़रूर होगा कि ना कि जसप्रीत बुमराह को अभी 2 ओवर बॉलिंग करनी है और वहाँ से रन निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो थोड़ा-सा हड़बड़ी वहाँ पे दिखी उनके बैट्समैन में। ऑल्दो इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं, इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन, खुद जिस तरह का शॉट उन्होंने खेला, नीतीश राणा भी 50 रन बना के खेल रहे थे और जिस तरह से शॉट लगाने की उन्होंने कोशिश की, तो वो सारी चीजें ओवरऑल टीम के लिहाज से केकेआर की अप्रोच पे बहुत सवाल उठेंगे। और इयान मॉर्गन तो देखिए, अभी जब इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में इंग्लैंड पहला मैच हारी थी वनडे मैच में, और वो एक टाइम पे उन्होंने 150 रन की पार्टनरशिप ओपनिंग ने लगाई और वो 300 रन 315-16 रन चेज करते हुए वो हार गए थे। तो उन्होंने बोला कि हम तो ऐसे ही खेलेंगे। तो मतलब हमारी अप्रोच यही रहेगी, हम जीते या हारे अग्रेसिव ही खेलेंगे। तो यहाँ पे तो ना वो अग्रेशन दिखा, ना ही वो सेंसिबल बैटिंग दिखी। तो कंफ्यूजन सा दिख रहा है केकेआर के कैंप में। अच्छा, यहाँ पे हाँ, थोड़ा सा, हो सकता है हाँ, मैनेजमेंट का भी हाथ रहता हो। मे बी सो यहाँ पे थोड़ा सा ना रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की भी बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया। क्योंकि मैं जो ओवरऑल देखता हूँ तो ये जो मुंबई इंडियंस की टीम है, इनकी स्पिन बॉलिंग में थोड़ी सी कमजोरी है, और बहुत क्वालिटी के स्पिनर इनके पास नहीं है। देखो, कृणाल पांड्या तो एक काम चलाओ स्पिनर हैं, आप उनको पार्ट टाइमर की तरह ही समझें। एक राहुल चहर ही हैं बस हाँ, इनके पास उनको एक स्पिनर। प्रॉपर प्रॉपर बॉलर में कंसीडर नहीं कर सकते हैं कुणाल पांड्या को। हाँ, और इनके पास जो बेंच पे भी है वहां भी बहुत क्वालिटी के स्पिनर वहां पे भी नहीं है इतने। और खास करके जब ये चेन्नई जैसी जगह पे खेल रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि रिसोर्स कम थे, और जितने थे उनको रोहित शर्मा ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। तो उनकी कप्तानी पे क्या टेक है आपका, क्या कहते हैं उनकी कप्तानी को लेके? नहीं, कप्तानी तो रोहित शर्मा की हमेशा से तारीफ की। आफ्टर ऑल इन्होंने 4 बार मुंबई को विजेता बनाया है। 5 बार, पांच तो बार कप्तानी 5 बार आईपीएल 5 जीते बार हैं। सॉरी। जी, सबसे ज़्यादा बार अगर कोई टीम फाइनल किसी ने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई है तो वो मुंबई ही है। तो मुझे नहीं लगता उनकी कप्तानी पे कोई शक होना चाहिए और ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया के लिए भी जब भी कप्तानी करी है तो बहुत ही उभर के आए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है रोहित कप्तानी की कप्तानी तो एकदम लाजवाब है। अच्छा, अभी ना कल, क्योंकि पहली इनिंग में जब मुंबई इंडियंस को कम रन पे रोका केकेआर ने, तो यान मॉर्गन की कप्तानी की भी बात शुरू हुई। और एक कंपैरिजन सा, एक इस पे चर्चा चली है अभी कि यान मॉर्गन बेटर कैप्टन है या रोहित शर्मा। तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अब ये थोड़ी सी बात, क्योंकि पहली इनिंग में यान मॉर्गन ने अच्छी कप्तानी की थी, बट दूसरी इनिंग में रोहित शर्मा ने जिस तरह से कप्तानी की, तो चर्चा वहां पे शुरू हुई थी, फर्स्ट इनिंग में एक्चुअली शुरू हुई थी। बट सेकंड इनिंग आते आते, अब देखिए, एक मैच से तो मैं नहीं कहूंगा कि रोहित शर्मा बहुत आगे निकल गए, बट ओवरऑल आप कैसे देखते हैं दोनों के बीच में अगर कप्तानी का कंपैरिजन करना हो, तो उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि इयान मॉर्गन के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है रोहित शर्मा से, कप्तानी के हाँ। लिहाज से। लेकिन हम्म। कुल मिला के देखा जाए तो रोहित शर्मा भी कम नहीं है किसी से। तो मेरा टेक इसमें यह है कि देखिए, एक लीग में कप्तानी करना एक अलग चीज है, और एक इंटरनेशनल टीम की कप्तानी करना एक अलग चीज है।
तो यहाँ पे रोहित शर्मा भी बहुत अच्छे कप्तान हैं। अब देखिए जो काम उन्होंने किया नहीं उसके बारे में हम ये एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि वो अच्छा करेंगे। बट एक एक बंदे ने एक काम को कर दिया है ऑलरेडी, वो वर्ल्ड कप इयान मॉर्गन की कप्तानी में जीत चुके हैं। और इंग्लैंड जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है, तो वर्ल्ड क्रिकेट में अभी क्या है कि सारी दुनिया इंग्लैंड को चेज कर रही है। ऑल्दो कुछ महीने पहले तक इंडिया की क्रिकेट भी अभी देख रहे थे, हम भी देखते थे और बात करते थे कि यार इंग्लैंड के प्लेयर अलग ही तरह से खेल रहे हैं। तो मैं उसके लिहाज से कह रहा हूँ कि सारी दुनिया की क्रिकेट जो है अभी बाकी कंट्रीज की क्रिकेट भी इंग्लैंड की क्रिकेट को चेज कर रही है, क्योंकि उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर गई है और इसमें बहुत बड़ा रोल उनके कप्तान इयान मॉर्गन का है। लिमिटेड ओवर की क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की क्रिकेट थोड़ी नीचे जरूर आई है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल इयान मॉर्गन का रहा है, जिसकी वजह से इयान मॉर्गन को थोड़े से एडवांटेज कह लूं, या मतलब कम नहीं है, आप नेक टू नेक दोनों को रख सकते हैं। बट इयान मॉर्गन की तारीफ थोड़ी सी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू रोहित शर्मा के, क्योंकि इयान मॉर्गन ने जो कप्तानी की है वो ऊपर के लेवल पे की है, और रोहित शर्मा ने कप्तानी जो है वो लीग क्रिकेट में कप्तानी करना एक अलग चीज होती है, जिसमें आपको लेकिन फॉरेन रोहित प्लेयर। शर्मा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा तो होता है कि आप देखिए लीग क्रिकेट में टीमों में कंपटीशन होता है रोहित इंटरनेशनल शर्मा लेवल भी पे। इंडिया को एशिया कप जिता चुके हैं। नहीं, वो सारी बातें ठीक है, बट लीग क्या, सवाल केवल इतना सा है कि लीग क्रिकेट की कप्तानी और इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी, वो कितना, दोनों में डिफरेंस है, कौन सी कितनी टफ है, ये सवाल है। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी करना ज्यादा टफ है, क्योंकि वहां पे आपको एक ना पूरे कंट्री का प्रेशर आपके ऊपर होता है, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर जो होता है उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल। देखिए, रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए उतनी कप्तानी की नहीं है, तो हम ये एक उन्होंने जो अभी किया है उसको देख के, और इयान मॉर्गन जो कर चुके हैं उसको देख के मैं कह सकता हूं अभी के लिहाज से, अगर रोहित शर्मा करेंगे मे भी वो इंडिया को एक नहीं दो वर्ल्ड कप जिता दें, तो वो एक अलग चीज है, वो आने। लेकिन अभी की स्टेज में जो अभी बात करें, तो वहां पे इयान मॉर्गन मेरे को थोड़ा सा रोहित शर्मा से अहेड दिखते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीतना ही इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ी चीज नहीं थी। एक जो रेवोल्यूशन इंग्लैंड की क्रिकेट में आया 2011-2015 वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि जिस तरह की टीम इंग्लैंड की थी, और 2015 में जिस तरह से वो बाहर हुए, क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे वो, तो उसके बाद से जहां से इयान मॉर्गन ने अपने कंधों पे जिम्मेदारी ली और टीम को बनाया, और जिस तरह की अप्रोच के साथ टीम खड़ी की, और आज पूरी दुनिया उस टीम की तरफ देखती है, तो क्रेडिट तो इयान मॉर्गन को जाएगा उस पे। बट अच्छा, हम कप्तानी की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक सवाल आया कि आज के टाइम में क्रिकेट में, या हम अभी टी20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो टी20 पे ही बात करते हैं, टी20 क्रिकेट में कप्तानी की इंपॉर्टेंस कितनी है, कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बेहतर कप्तान होना टीम के लिए? कप्तान बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कप्तान आ, आगे से लीड करता है और अपने बॉलर्स को कैसे रोटेट करना है फील्डिंग प्लेसमेंट पे अ, सब कुछ डिपेंड तो कप्तान पे ही करता है। इसलिए कप्तान कैप्टनसी तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक गेम में। जो मेरा टेक है वो ये है कि क्रिकेट में ना आप देखिए, फिजिकल गेम तो है ही है, उसके साथ आप इक्वली मेंटल गेम भी उतना ही है। तो आप स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, फील्ड सेटिंग कैसे करते हैं, तो ये सारे फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज वैसे विराट कोहली की टीम का मैच है, तो विराट कोहली की भी कप्तानी की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि अब इंडिया के लिए बहुत साल हो गए उनको कप्तानी करते हुए, और अपनी फ्रेंचाइजी के लिए भी वो बहुत साल से कप्तानी कर रहे हैं। और पिछले मैच में विराट कोहली ने जिस तरह से कप्तानी की, उसको देख के उनकी कप्तानी, और या ओवरऑल में टोटलिटी में ही बात कर लेते हैं अभी जब कर रहे हैं, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की अगर कप्तानी को कंपैरिजन करें, तो वहां पे आप कैसे देखते हैं कि कौन बेटर कप्तान है अभी हाल फिलहाल में? मुझे लगता है कि विराट कोहली की कप्तानी में कोई खराबी नहीं है। एक होता है ना एग्रेशन और ये जैसे कि सब कुछ मैं ही कर दूं, वो अपने ऊपर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जब गेम खेलते हैं तो मुझे लगता है वहां पे ही उनके हाथ से गेम निकल जाता है। कैप्टनसी अच्छी करते हैं इसमें नो डाउट, बहुत अच्छे कप्तान हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, इंडिया को बहुत से मैचेस जिताए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में ये गेम निकलवा देते हैं। कई बार देखा है कि अ, जैसे कि बड़े मैचेस में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के चक्कर में इन्होंने गेम निकलवा दी है और अभी तक कोई भी ट्रॉफी नहीं है इनके पास, तो ये ज़रूर इनके पास डिसएडवांटेज है।
लेकिन हाँ, नो डाउट रोहित शर्मा भी बहुत अच्छे कैप्टन हैं, लेकिन हाँ, आपस में मुझे लगता है कोई कंपेयर नहीं कर सकते, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। दोनों ही अपनी-अपनी जगह पे बड़े नहीं, कप्तान हैं। देखिए ये सवाल मैंने इस पर्पज़ से पूछा कि जब वर्ल्ड कप हारे थे 2019 में, तो ये बहुत बहस चली कि रोहित शर्मा को लिमिटेड ओवर का कप्तान बना दिया जाना चाहिए और विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में कप्तान रहने दिया जाना चाहिए। तो वहाँ पे देखो जो सेलेक्टर्स ने कॉल लिया या जो बीसीसीआई ने कॉल लिया कि नहीं वो विराट कोहली के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा ओपिनियन उस पे यही था कि जो बीसीसीआई ने अभी कॉल लिया है वो ठीक है, उसके 2 रीज़न है कि एक तो रोहित शर्मा ये लीग क्रिकेट में कप्तानी करते हैं। अच्छा लीग क्रिकेट कैसे चलती है कि आपकी जो फ्रेंचाइज़ी है, ओनर है, वो आपको कितना फ्रीडम देते हैं, वो कितना पेशेंस वो दिखाते हैं क्योंकि देखो मुंबई इंडियंस पहले 5-6 साल आई थिंक 2008 से 2013 5 साल वो कोई ट्रॉफी नहीं जीते, ठीक है? उसके बाद फिर भी वो उन्होंने चेंजेस किए, रोहित शर्मा को बहुत यंग एज में उन्होंने कप्तानी दी और उनको पूरा ना एक फ्रीडम दी काम करने की और जो मुंबई इंडियंस की वो फ्रेंचाइजी है, उनका एटमॉस्फेयर जिस तरह से रहता है, जो प्लेयर्स को वो फ्रीडम देते हैं, उतनी फ्रीडम शायद आरसीबी में विराट कोहली के पास नहीं है। मतलब कि आप उनके जो जी, जी। ओनर्स हैं बहुत जल्दी इम्पेशेंस हो जाते हैं। तो केवल ऐसा नहीं है क्योंकि विराट कोहली जो ग्रो हुए हैं एज़ अ कैप्टन भी, वो आरसीबी से हुए हैं। तो वहाँ से उनकी जो ग्रोइंग हुई है एज़ अ कैप्टन, तो ओनर्स का प्रेशर वो जो इम्पेशेंस जो ओनर्स का है वो उन पे भी कहीं न कहीं उसका प्रेशर आता है। और ये भी रीज़न है कि वो बहुत जल्दी टीम बदल डालते हैं, कभी किसी प्लेयर को ले आते हैं, कभी किसी को बाहर कर देते हैं। तो जब तक आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ मतलब एक सर्टेन प्लान के साथ नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं कर पाएँगे। और रही बात इंडिया की कप्तानी की, इंडिया की कप्तानी विराट कोहली ने 2 आईसीसी ट्रॉफी में कप्तानी की। एक में इंडिया की टीम फाइनल खेली और एक में सेमीफाइनल खेली। तो इसको फेलियर तो नहीं गिना जाना चाहिए, बट जो स्टैंडर्ड इंडिया के क्रिकेट का है अभी और जिस तरह से हमारी टीम खेल रही है, उस हिसाब से हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये डिसअपॉइंटमेंट था और हम एक ट्रॉफी में फाइनल में थे और एक में सेमीफाइनल में और जहाँ से हम बहुत आसानी से जीत सकते थे और हम क्योंकि टीम हमारी उस दोनों दोनों टूर्नामेंट में जिस तरह से खेल रही थी, देखो चैंपियंस ट्रॉफी में जो हम हारे और देखो बात बहुत होती है कि विराट कोहली ट्रॉफी नहीं जीते। अरे तो उन्होंने कप्तानी भी तो 2 ही ट्रॉफी में की है ना, एक आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर सकते हैं और एक वर्ल्ड कप की बात कर सकते हैं। इसके अलावा तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी की नहीं है। तो एक में अगर वो फाइनल खेले हैं और कोई उसको उनका फेलियर कहता है तो ये मैं नहीं मानता कि वो फाइनल खेलने वाली टीम अगर है और आप उसको फेलियर कहते हैं तो फेलियर तो नहीं है मेरी नज़र में वो। हाँ, 2019 के वर्ल्ड कप में ज़रूर जो एक की पॉइंट था वो था कि 4 नंबर की पोजीशन बहुत दुविधा में रही कौन खेलेगा, कौन खेलेगा और अचानक से आप विजय शंकर को ले आए तो वो वहाँ पे था कि कप्तान एक कॉल ले सकते थे कि 4 नंबर किसने खेलना है। तो वो एक प्लानिंग वाइज़ वहाँ पे एक थोड़ा-सा लूप होल जो छूट गया था और वही उसी ने जो है इंडियन क्रिकेट को वहां पे हार्म किया। अदरवाइज उस दिन भी वो मैच अगर 4 नंबर सॉलिड और कॉन्फिडेंट प्लेयर होता तो वो वहां पे उस दिन संभाल सकता था कोई। और टीम देखो जब हारती है तो फिर कुछ ना कुछ चीजें तो निकलती हैं, लूप होल्स तो निकलते हैं और जब देखो टीमें जीत रही होती हैं तो सारी तारीफ होती है, सब कुछ ठीक दिखता है। यही केकेआर की टीम जब पिछले मैच में जीती थी तो सब कुछ ठीक दिख रहा था। आज जब ये टीम हार गई है तो इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है। अब देखो मैंने मैच के बाद उस दिन भी कहा था कि केकेआर की टीम 3 नंबर पे राहुल त्रिपाठी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे तो एटलीस्ट नहीं देते और बाकी उनका लोअर मिडिल इयान मॉर्गन पे भी मैंने सवाल उठाए थे कि वो इंडिया में आके रन नहीं बनाते हैं। तो 4 नंबर 2 प्लेयर वहां से आपके वैसे ही हो गए, रसल की फॉर्म नहीं है और कार्तिक भी कल तो पता नहीं वो क्या ही करने के मूड में थे। तो अच्छा हम सारे लोगों की कप्तानी की बात कर रहे हैं तो आईपीएल में एक दो और कप्तान है, उनकी कप्तानी की बात जरूर कर लेते हैं क्योंकि जो पिछला सेकंड लास्ट मैच हुआ वहां पे राजस्थान रॉयल और पंजाब किंग्स का, वहां पे संजू सैमसन नए कप्तान थे तो उनको तो थोड़ा देखेंगे और फिर उसके बाद उनकी कप्तानी को एनालाइज करेंगे कि वो कैसे कप्तानी कर रहे हैं। अभी केएल राहुल की बात कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने जो लास्ट ईयर कप्तानी की थी और इस साल जो कप्तानी कर रहे हैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट उनमें दिख रहा है। अभी मुझे लगा जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जो है उनकी कप्तानी में दिख रहा है अप्रोच वाइज। आपने आपको क्या लगा? अ, मुझे भी एज़ अभी एक गेम से जज नहीं कर सकते हैं क्योंकि चेंजेस तो ठीक ही थे। बाकी अभी एक गेम से नहीं कह सकते हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या लगता है।
नहीं देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो 2 चीज़ों में, देखो वो खुद बैटिंग कर रहे थे जब, तो पिछले साल उनके साथ क्या हो रहा था कि वो भी विराट कोहली की तरह मैं ही हूँ बस, मेरे अलावा और कोई नहीं है, तो हम मुझे लास्ट तक खेलना है, लास्ट तक खेलना है। और वो फिर वो वही 120, 25, 30 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे, उनके तो रन बनते थे और टीम हार जाती थी। तो पहली चीज उन्होंने उस मैच में ये की कि वो कंटिन्यू खेलते गए और जो मैच में जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से खेले और अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने बनाए। तो उनका पॉजिटिव माइंडसेट और अप्रोच जो उन्होंने दिखाई, एक तो वहां पे मुझे, हालांकि वो एज ए बैट्समैन खेल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन एज ए कैप्टन उनके दिमाग में ये थॉट तो जरूर रहा होगा। दूसरा मूव, वो उसमें शायद अनिल कुंबले का भी थोड़ा रोल हो सकता है कि दीपक हुडा ऊपर आए और निकोलस पूरन को इन्होंने नीचे किया, बैटिंग में थोड़ा सा नीचे एक्सपीरियंस और फायर पावर ऐड करने के लिए। तीसरा सबसे मुझे जो की मोमेंट लगा, जो लास्ट ओवर था, जिस तरह से टीम ने प्लान किया, और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे वो लगा कि केएल राहुल ने जिस तरह से फील्ड सेटअप किया वहां पे। देखिए, जब प्रेशर आता है, क्रंच मोमेंट होते हैं, कप्तानी भी वहीं पे टेस्ट जाके होती है। 14 रन चाहिए थे, संजू सैमसन 100 रन बना के खेल रहे हैं, 100% मैच वो राजस्थान रॉयल जीत गई थी। बट कप्तान का रोल फिर वहां पे आपको सामने दिखा। उन्होंने प्लान किया कि कुछ 6 बॉलें ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर मारनी है, लेकिन यॉर्कर तो आप बॉलर ने एग्जीक्यूट किया, बॉलर ने कर लिया, बट फील्ड सेटिंग भी तो आपको उसके हिसाब से लेनी है ना। उन्होंने क्या किया, लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर की तरफ लेके आए, ठीक है, आपको मिड ऑफ को उन्होंने सर्कल में रखा, लॉन्ग ऑन को उन्होंने सीधा कर दिया एकदम। अब आप सोचो कि वहां से, और उधर आपका थर्ड मैन भी था, अब वहां से संजू सैमसन शॉट क्या खेल सकते थे, केवल उनके पास एक ही चांस था कि वो छक्का मारे। चौका लगना बहुत मुश्किल था, जिस तरह का फील्ड सेटअप कर लिया था वहां से केएल राहुल ने। आप थर्ड मैन पे खेलेंगे तो वहां भी फील्डर है, कवर पे फील्डर है आपके पास, एक्स्ट्रा कवर, और आप लॉन्ग ऑफ के साइड में वहां पे भी फील्डर है, लॉन्ग ऑफ सामने है, लॉन्ग ऑन को आपने एकदम सीधा कर दिया, लेग स्टंप पे आप इतने बाहर की बॉल पे आप जा नहीं सकते थे। तो ये वेल थॉट जो फील्ड सेटिंग वहां पे उस दिन दिखाई उन्होंने, इनोवेटिव थी, जनरली हमें ऐसी देखने को नहीं मिलती है। तो वो मुझे देख के अच्छा लगा कि केएल राहुल ने एक थोड़ा सा करेजियस डिसीजन वहां पे लिया, क्योंकि पिछले साल जो कप्तानी वो कर रहे थे और बैटिंग भी जो कर रहे थे बहुत दबदब के कर रहे थे। तो ये ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा वहां के उस दिन के मैच में। तो धीरे धीरे वो एज ए कैप्टन वो ग्रो कर रहे हैं, और आगे आने वाले मैचेस में देखेंगे, क्योंकि किंग्स 11 पंजाब की टीम में कोई कमी नहीं है, ओवरऑल बहुत अच्छी टीम है। सवाल केवल केएल राहुल की कप्तानी को लेकर ही था, अब वो देखेंगे कि वो कैसे ग्रो करते हैं। अच्छा, एक व्यूअर ने हमसे कहा था कि किंग्स 11 पंजाब की जो डेथ बॉलिंग है उस पर थोड़ी सी बात करें। तो पंजाब की डेथ बॉलिंग ओवरऑल किस तरह से देखते हैं, क्योंकि रन बहुत थे और जो भी बॉलर हैं उन्होंने रन तो काफी ज्यादा दिए, और मतलब इतने ज्यादा रन आप नहीं दे सकते लास्ट के ओवर में। तो डेथ बॉलिंग कैसी लग रही है अभी पंजाब की? मुझे लगता है पहला मैच है तो अभी आगे इम्प्रूव होते हुए दिखेगी। और जो क्वालिटी दो ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं, फॉरेनर बॉलर हैं, हम्म। तो जाय जाय रिचर्डसन और मेरेडिथ। दूसरा मेरेडिथ। मेरेडिथ। तो उन्होंने भी लास्ट के ओवर्स में अच्छी वापसी कराई है पंजाब को। अगर वो जो हाँ, वो सेकंड लास्ट मेरेडिथ ओवर का ओवर था, डाला, सेकंड लास्ट ओवर मेरेडिथ का था, गेम उन्होंने अच्छा चेंजिंग डाला। गेम चेंजिंग ओवर था वो। अगर वहां पे अगर वो 2-4 रन एक्स्ट्रा लूज कर देते तो शायद मैच निकल गया था। क्या ये जॉर्डन की तरफ जाएंगे अगले मैच में? नहीं, मुझे लगता है कि इसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। आखिर आप मैच जीत के आए हैं तो कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। हाँ, और ये मैंने उस दिन भी दोनों वीडियो में ये बोला था कि जब भी फॉरेन फास्ट बॉलर आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से इंडिया में खेलने के लिए, उनको 1-2 मैच लगते हैं अपनी लेंथ पकड़ने में, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं वहां पे लेंथ अलग होती है, साउथ अफ्रीका में लेंथ अलग होती है, इंडिया में आके अलग लेंथ। तो वो थोड़ा सा 1-2 मैचेस उनको सही लेंथ पकड़ने में लगते हैं। और देखिए, आप डेथ बॉलिंग में आप किसको, जो आपके पास अभी ऑप्शन है उनमें क्रिस जॉर्डन है और जॉय रिचर्डसन है, और यही 3 ऑप्शन आपके पास हैं, मोहम्मद शमी भी हैं। या तो आप ऊपर से विकेट निकाल लें, तो आपको डेथ बॉलिंग की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। और इससे बेहतर अभी आपके पास जो ऑप्शन है नहीं, आप ला नहीं सकते, यही ऑप्शन है। आप उसमें थोड़ा सा क्या है कि प्लानिंग बेटर कर सकते हैं, जिस तरह से आपने लास्ट ओवर में अर्शदीप के साथ किया, बेटर प्लानिंग के साथ आप वहां पे कर सकते हैं और बॉलर उसको एग्जीक्यूट, देखिए काबिलियत की कमी नहीं है। और
डेथ बॉलिंग में भी आप देखिए बेस्ट बॉलर कौन है इस टाइम दुनिया में? जो 2 बॉलर, मैं 2 एक की बात करूंगा, बाकी अभी मेरे को 2 ही याद आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर, ठीक है? ये 2 बेस्ट बॉलर हैं। अगर आपके सामने लेट्स से बैट्समैन एबी डिविलियर्स है, तो वो दोनों को मारता है, हमने देखा पिछले साल भी, इस साल भी दोनों को ही मारता है। तो डेथ बॉलिंग, आप क्रिकेट में क्या है कि आप जब तक ऊपर से विकेट नहीं लेते, तब तक लास्ट में जाके आप इतना श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे ना सामने कौन खेल रहा है, डेथ बॉलिंग भी उसी के हिसाब से होती है। अगर एबी डिविलियर्स खेल रहा है तो वो तो आप किसी को भी बॉलिंग कराएं, कुछ भी लेंथ करें, वो जिस तरह के, जिस कैलिबर के बैट्समैन है, तो वो तो सबको मारेंगे ही मारेंगे। अगर आपने शुरू से विकेट लिए हैं और एबी डिविलियर्स पे प्रेशर है, जिस तरह से कल रसल पे देखा गया, तो फिर वो वहां पे जाके आपकी बॉलिंग इंप्रूव दिखती है। तो उस ओवरऑल टोटलिटी में जो पंजाब की बॉलिंग है, समी ऊपर से विकेट लेने वाले बॉलर हैं, जाय रिचर्डसन भी उनको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, केएल राहुल क्योंकि वो नई गेंद के भी अच्छे बॉलर हैं, और इस तरह से नहीं कि उनको छठे ओवर में ही बॉलिंग करानी है। और आके उस दिन भी उन्होंने क्रूशल टाइम पे विकेट लेके दिया था मेरे ख्याल से जॉस बटलर का। तो ये इस तरह से पंजाब की डेथ बॉलिंग की बात हमने कर ली है। आज एक और मैच है, वहां पे आरसीबी की टीम खेलेगी मैं आपसे एसआरएच। एक एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपको क्या बताइए। लगता है राजस्थान ने दोबारा वापसी कब करी थी मैच में? संजू सैमसन की पंजाब पारी और से, राजस्थान। संजू सैमसन ने जिस तरह की पारी खेली, संजू सैमसन ने जिस तरह की पारी खेली, 100 बनाया, और देखिए वो लोन वॉरियर थे उस दिन, उनको थोड़ा सा साथ, अगर वो रेयान पराग, जब खास करके जब रेयान पराग आए, रेयान वहां से पराग उन्होंने का जो कैमियो था वो मुझे लगता है कि एकदम से वापसी हुई 9 पे 25-26 रन जो उन्होंने मारे हैं। मुझे लगता है कि काबिले थोड़ा तारीफ सा है और प्रेशर जो उनके थोड़ा सा प्रेशर रेयान पराग ने संजू सैमसन से हटाया था। और जिस तरह की हमने उस दिन वीडियो में भी रेयान पराग की बात करते हुए बोला था कि जो उन्होंने फ्लिक करके छक्का मारा था, वो जो 90s क्रिकेट लवर है उनको याद होगा, एकदम मार्कोवा की तरह मारा था। तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद वो छक्का उन्होंने किसको मारा था, मोहम्मद शमी को उन्होंने वो छक्का जी, मारा जी। था, तो बहुत ही शानदार था। और बढ़िया, रेयान पराग ने इस साल रन भी बनाए हैं, फॉर्म भी अच्छी दिखा रहे हैं। तो अब और इस बार देखेंगे मुझे उनकी ये परफॉर्मेंस। लड़का हाँ हाँ, बोलिए। जब डेब्यू किया था तभी से थोड़ा इसमें कुछ करेज दिख रहा था और पिछले साल भी एक इनिंग बहुत अच्छी खेली थी। अगर इस बार लगातार मौका मिलता है एक सर्टेन नंबर पे, तो मुझे लगता है कि ये इस बार कुछ कमाल कर सकते हैं, कुछ बड़ा आने वाला है। तो इस जिस नहीं तरीके का नहीं, हाँ कॉन्फिडेंस वो दिख रहा है। ट्रू। तो अब जिस तरह की परफॉर्मेंस और जिस तरह का दिख रहा है अभी, तो क्या रेयान पराग को एक नंबर ऊपर नहीं भेजना चाहिए, शिवम दुबे को नीचे कर लो? हाँ, यही मैं बोलना चाहता हूँ कि शुभम दुबे एक नंबर नीचे आके अगर खेलते हैं क्योंकि रियान पराग एक प्रॉपर बैट्समैन है। पिछले साल देखा गया था कि उन्होंने पूरा मैच बना के और राहुल तेवतिया के साथ एक गेम जिताया था। उसमें उनके हाँ 50 थे, तो वो काफ़ी मतलब टेम्परेरी भी मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेम्परामेंट हाँ, बहुत अच्छा है। पिछले वो 1-2 साल में बहुत ही इम्प्रूव्ड क्रिकेटर नजर आ रहे हैं, और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस जो है रही है, वो बहुत ही शानदार रही है। अब अगली बार जब राजस्थान और किसी पंजाब या किसी टीम का मैच होगा, तब उस पर बात करेंगे। फिलहाल आज के मैच की तरफ रुख कर लेते हैं। आज जो मैच है वो आरसीबी वर्सेस एसआरएच है। तो दोनों की पहले आरसीबी से शुरू करते हैं। देवदत्त पाडिक्कल की वापसी हो रही है आज, तो वो सीधा रजत पाटीदार की जगह पे उनकी टीम में आ जाएंगे। और इसके अलावा कोई और चेंज आप देखते हैं आरसीबी की टीम में? अ, अभी तो मुझे लगता है कि वो पिछला मैच जीते हैं तो ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहेंगे। अच्छा, एक तो वो देवदत्त ज्यादा, पाडिक्कल का ही एक चेंज दिखता है। हाँ, ज्यादा चेंजेस तो वो नहीं करेंगे। बट एक चीज जो मुझे लग रही है कि उन्होंने बैटिंग ज्यादा लंबी करने की कोशिश की है, तो थोड़ी सी बॉलिंग उनकी मुझे हल्की लगी मुझे। अ, मेबी क्या मुझे वो लगता है क्या वो कि नवदीप विराट सैनी कोहली को? का एक हाँ बोलिए, आप विराट बोलिए। कोहली इंडियन क्रिकेट टीम में भी ये ट्रेंड फॉलो करते चले आ रहे हैं कि मुझे 9 नंबर तक बैटिंग चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये उसी स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहेंगे। नहीं, नवदीप सैनी को ये बाहर छोड़ दिया है इन्होंने। आप नवदीप सैनी जैसे बॉलर को बाहर कैसे छोड़ सकते हैं? आप किसी को भी बाहर बिठाएं, आप नवदीप सैनी को आपको खिलाना चाहिए। आप उसकी जगह पे एक इन्होंने ऑस्ट्रेलियन फॉरेन प्लेयर को ले रखा है। अ, लंबी हाइट वाला क्या नाम?
नहीं वो ठीक है, आप किसी को भी खिला रहे हैं, वो बहुत सारी बातें ठीक है, बट आप नवदीप सैनी को आप इंडिया की क्रिकेट में भी नहीं खेल रहे हैं, लीग क्रिकेट में भी आप उनको मतलब इस स्टेज पे आप उनको बाहर छोड़ दे रहे हैं। और आपके पास जब या तो देखो, या तो उनके कंपटीशन में आपके पास उससे बेटर बॉलर हो तो नवदीप सैनी बाहर बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर बाहर बैठते हैं, और इस टीम को नवदीप सैनी की जरूरत भी है और फिर भी आप नवदीप सैनी को बाहर छोड़ दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कहीं नवदीप सैनी के लिए भी अनफेयर है और टीम का लॉस तो है ही इसमें, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। शायद ये शहबाज अहमद की जगह नवदीप सैनी को खिला सकते हैं अभी भी। क्या लगता है आपको? आज के मैच में मुझे लगता है कि शायद आज के मैच में चेंज देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एसआरएच की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। एसआरएच में आज कोई चेंज देखने को मिलेगा? लास्ट टाइम उन्होंने नबी के साथ खेला, केन विलियमसन वहां पे मिसिंग थे, तो आज कोई चेंज होगा? मैच के बाद वहां पे ट्रेवर बेलिस ने बोला था कि केन विलियमसन अनफिट थे। अ, अगर विलियमसन फिट होते हैं तो मुझे लगता है नबी की जगह पे विलियमसन आ सकते हैं। फिर वो बॉलिंग के लिए किसकी तरफ जाएंगे? आई थिंक उनके पास इंडियन नटराजन नटराजन है, भुवनेश्वर है, संदीप है, ये 3 पेसर हो गए और राशिद तो हैं, एक स्पिनर है और विजय शंकर 1-2 ओवर निकाल के दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे ही वो अच्छा, शायद प्रॉपर शहबाज बॉलर शहबाज आ नदीम सकते हैं। नदीम की तरफ जा सकते हैं, बट ओवरऑल टीम बैलेंस फिर उतना अच्छा नहीं रहता जितना नबी के खेलने से अभी बन रहा है। तो जो मेरा ओपिनियन है कि वो ब्रेस्टो को बाहर छोड़ सकते हैं और अभी केन विलियमसन को अंदर ले सकते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से ब्रेस्टो ने पिछले गेम में बैटिंग करी है, मुझे नहीं लगता ब्रेस्टो बाहर जाने चाहिए। और जो जो कॉन्फिडेंस है और पिछले कई महीनों से वो इंडिया में ही क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उनको बाहर छोड़ना चाहिए और ये अच्छी सोच भी नहीं होगी अगर ब्रेस्टो बाहर जाते हैं। नहीं, एक बात आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कि दो प्लेयर हैं आपके पास, जॉनी ब्रेस्टो और केन विलियमसन, दोनों में से किसको पहले खिलाना चाहिए? सीधी सी बात है ये। अ, और 4 नंबर पे आपको वैसे बैटिंग तो करानी है। 4 नंबर पे बैटिंग कराने के लिए केन विलियमसन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन जो करंट में चल रहा है मतलब जो फॉर्म बेरेस्टो दिखा रहे हैं और जो मतलब जिस तरीके से वो खेल रहे हैं और जो हिटिंग पावर बेरेस्टो के पास है वो विलियमसन के पास नहीं है। तो 4 नंबर लेकिन मुझे लगता है अगर हाँ, अच्छा मैं हो रहा है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। वहीं पे मैं आ रहा था। हिटिंग पावर है, सब कुछ है, सारी बातें ठीक है, अपनी जगह है। एक तो बैट्समैन के कैलिबर की बात है, एक हिटिंग पावर को मैं थोड़ा सा इसको कम नंबर देता हूं पहले। एक तो बैट्समैन के कैलिबर की बात है, वो हिटिंग पावर को साइड कर दो पहले। उसके बाद मैं बात करता हूं कि मैच फिनिशिंग एबिलिटी की, क्रिकेटिंग माइंड की। तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन इन सारी चीजों का केन विलियमसन टीम में लेके आते हैं, मेरे ख्याल से तो उनको इस टीम का कप्तान होना चाहिए। अब डेविड वार्नर बने हुए हैं, सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो रिजिड हो रहा है उसको लेके। मेरे ख्याल से इस टीम के कप्तान ही केन विलियमसन होने चाहिए थे, क्योंकि अब डेविड वार्नर कप्तान जरूर है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो ओवरऑल टोटल वैल्यू की बात करें तो वो केन विलियमसन इस टीम में ज्यादा लेके आते हैं ब्रेस्टो से, किसी भी और प्लेयर से। जी, जी। क्योंकि पिछले एक मैच में ब्रेस्टो ने कैप्टन के 50 तौर पे रन एक ब्रेस्टो ने वहां पे कैप्टन के 50 तौर रन पे ब्रेस्टो ने वहां पे 50 रन बनाए, लेकिन रिजल्ट क्या था? उनकी टीम हार गई। यही 50 रन अगर केन विलियमसन ने बनाए होते तो उनकी टीम 99% जरूर जीतती। देखो 100% तो कुछ नहीं होता, बट ज्यादा चांसेस थे अगर दोनों का कंपैरिजन करें, क्योंकि केन विलियमसन वहां से अगर 50 रन बना के खेल रहे होते और जिस तरह से ब्रेस्टो आउट हो गए, तो विलियमसन इस तरह तो से वो अपना मैच विकेट फिनिश इतने करने आसानी के से नहीं। दम रखते हैं। हाँ, दैट इज द रीजन कि मैं बोल रहा हूँ कि केन विलियमसन को जो है जॉनी ब्रेस्टो से पहले खेलना चाहिए, अगर वो ओवरऑल टीम के लिए जो वैल्यू की बात करें, जो सारी चीजें। क्योंकि केन विलियमसन आप सब जानते हैं कि किस कैलिबर के प्लेयर हैं, ये तो सब जानते ही हैं कि वो कहीं भी किसी भी कंडीशन में सब मतलब आप उनको खिला लें, हर ऑलराउंड प्लेयर हैं, ऑलराउंड बैट्समैन है वो। जिस तरह का क्रिकेटिंग ब्रेन उनके पास है, जिस तरह की सेंसिबल बैटिंग वो करते हैं, जिस तरह से वो कप्तानी में भी मॉर्गन को थोड़ी बहुत हेल्प करते रहते हैं, अप्रोच जो जिस तरह को जितना क्रिकेट को वो डीपली समझते हैं, जितना से क्रिकेटिंग ब्रेन जिस तरह से उनका है, तो ओवरऑल टोटल वैल्यू की बात करें तो वो ज्यादा लेके आते हैं केन विलियमसन कंपैरिजन टू जॉनी ब्रेस्टो के। जॉनी ब्रेस्टो तो
इंग्लैंड के उस सेटअप में खेलते हैं जहां पे उनको क्या है कि फ्रीली खेलना है, आप गए आउट हो गए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं लेते जितनी केन विलियमसन ले सकते हैं। और इस टीम में कमी क्या है कि यंगस्टर ज्यादा हैं, तो आपको बंदे चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लें, तो उस तरह का प्लेयर आपको चाहिए, और वो मेरे ख्याल से जरूर खेलना चाहिए। अब टीम मैनेजमेंट उनको खिलाती है या नहीं खिलाती है, बट हम एज ए फैन, एज ए क्रिकेट लवर, केन विलियमसन को देखना चाहते हैं आज के मैच में, वो खेले तो वो उनके लिए भी अच्छा होगा और हमें भी देख के ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि क्रिकेट गेम हम चौके छक्के लगते तो देखते हैं, बट बीच में जो हमारे जैसे फैन है वो मेंटल गेम भी एक चल रहा होता है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे केन विलियमसन आज के टाइम में वर्ल्ड क्रिकेट में आप बात करोगे तो टॉप के 3-4 कहूँ या 3 कहूँ कि वो स्ट्रेटजी बनाने के मामले में और जो माइंड गेम जिस तरह से चलता है उसमें केन विलियमसन टॉप पे हैं। तो इस तरह का प्लेयर को आप बाहर नहीं छोड़ सकते किसी भी तरह से। और नवदीप सैनी की बात हमने कर ली है। अच्छा, लास्ट मैच में आरसीबी जीत जरूर गई थी, बट उनकी बैटिंग थोड़ा सा नंबर ऑर्डर क्या होने चाहिए उस पे थोड़ी सी बहस हो रही है। एबी डिविलियर्स ऊपर होने चाहिए या ग्लेन मैक्सवेल ऊपर होने चाहिए? एबी डिविलियर्स ऊपर आने चाहिए थे। अच्छा, ग्लेन मैक्सवेल की मैक्सवेल थोड़ी को सी दिक्कत फिनिशर है। का रोल मिला है। नहीं नहीं, मैक्स अच्छा यहाँ पे इस बार आरसीबी की अप्रोच आप दोनों तरह से इसको देख सकते हैं, बट मैं एक पहलू पहले बता देता हूँ क्या है इसमें। कि देखिए, ग्लेन मैक्सवेल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो खेलते नहीं है, वो जाके मारेंगे, बन गए तो बन गए, नहीं बने तो बाहर हैं वो। तो ऊपर खिलाने से क्या हो रहा है उनको कि जिस दिन वो चलेंगे उस दिन वो मैच जिता देंगे, जिस दिन नहीं चलेंगे उस दिन उनका बैकअप है एबी डिविलियर्स। जैसे उस दिन चले थे, बीच के रन बनाए थे, तो क्योंकि रोल मैक्सवेल का भी था उस दिन के मैच में, तो ये अप्रोच शायद रह सकती है क्योंकि नीचे थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस भी है। और इस साल आरसीबी की बैटिंग थोड़ी सी मुझे पिछले साल के कंपैरिजन में इंप्रूव्ड दिख रही है, क्योंकि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स अकेले नहीं है, उन्होंने मैक्सवेल को भी ले लिया है और डेन क्रिस्टन को भी ये खिला रहे हैं। तो डेन क्रिस्टन भी अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्रंच मोमेंट पे मैच को कैसे खेलना है, वहां पे किस तरह से सेंसिबल बैटिंग करनी है, हिटिंग एबिलिटी भी उनके पास है। तो ओवरऑल टीम बैलेंस के लिहाज से आरसीबी की बैटिंग इस बार ठीक लग रही है, बट बॉलिंग उनको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। और अगर बैलेंस ठीक कर लेते हैं, क्योंकि ये काइल जेमिसन को खिला रहे हैं और जायर रिचर्डसन आपकी टीम में है, तो आप जेमिसन को खिला सकते हैं, पता नहीं मुझे मुझे तो बहुत काइल अभी तक जेमिसन को नहीं, जेमिसन ने पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी थी और मुझे नहीं लगता है काफी यूटिलिटी प्लेयर है और थ्री डायमेंशनल प्लेयर है। नहीं नहीं, वो 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं, बट वो वर्क इन प्रोग्रेस है अभी मेरी नजर में। अभी वो यू नो एक मैच से रेडी आप उनको जज नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं एक मैच तो अभी उन्होंने यहाँ के अभी आईपीएल में खेला है, बट मैं तो उनको फिर देख रहा हूँ ना, हम और आप उनको 2 साल से तो देख ही रहे हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। जी। बट जो टोटलिटी में हम देखें उनको, तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, खास करके लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। आप टेस्ट क्रिकेट में खेलने जाएंगे, काइल जेमिसन शायद हो सकता है कि बड़े ऑलराउंडर हो आपके लिए, बट T20 क्रिकेट में, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अभी उनके लिए वर्क इन प्रोग्रेस है। क्योंकि जिस वजह से आप उनको खिला रहे हैं, तो वो आपको शुरू में तो अच्छी बॉलिंग करके दे सकते हैं, बट आपको देखिए डेथ में आपकी बॉलिंग की प्रॉब्लम है। तो आप क्यों ना केन रिचर्डसन के साथ जाएं, जो डेथ में भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, नई बॉल से भी अच्छा करते हैं, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट का एक्सपीरियंस उनके पास है, दुनिया की लीग में वो खेलते हैं, T20 क्रिकेट की लीग में वो खेलते हैं। तो वो बेटर ऑप्शन है मेरी नजर में कंपैरिजन टू काइल जेमिसन के। तो उस लिहाज से मैं ये बोल रहा था। अदरवाइज हो सकता है कि वो कल देखिए को मुझे गलत साबित विराट करेंगे। देखिए विराट कोहली की अप्रोच रहती है कि लास्ट तक बैटिंग रहे, तो मुझे लगता है कि वो काइल जेमिसन के साथ ही जाएंगे। और यार यार वो बैटिंग का फायदा नहीं है ना कि आप, ठीक है आपने 20 रन बना दिए, बट आपने वो 4 लास्ट के 2 ओवर में 40 रन दे भी दिए, तो वहां से आपको ओवरऑल यहीं पे कप्तान को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब हम पंजाब की भी बात कर रहे थे, तो उस दिन मैंने बात करते हुए बोला कि पंजाब जितना चीजों को कॉम्प्लिकेट करेगी ना, जैसे लास्ट ईयर उन्होंने किया, उतना ही उनके लिए हालात बिगड़ते जाएंगे। और मैंने कहा था कि सिंपल रखना, 6 बैट्समैन 5 बॉलर, और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया, और इसीलिए पंजाब की टीम बेटर लग रही है इस बार। तो आरसीबी को भी चाहिए कि वो एकदम, आप ऊपर के 6 बैट्समैन हैं, आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, अगर 6 नहीं कर सकते तो कर 7वां भी नहीं पाएगा। तो आप उसके चक्कर में ना अपनी बॉलिंग को कमजोर ना करें, दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखें।
तो ये हमने दोनों टीमों की बात अभी कर ली है। आज जो मैच होगा वो हम देखेंगे और मैच के बाद देखेंगे कि टीमें कैसे परफॉर्म करती हैं, क्या चेंजेस दोनों टीमें अपने 11 में करती हैं, क्या केन विलियमसन को आज के मैच में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और देवदत्त पाडिक्कल वापसी करेंगे तो वो जो क्वारंटीन के बाद आ रहे हैं तो क्या वो उसी लय में हैं जिस लय में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में छोड़ा था और 400 लगाए थे। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज के मैच में हम देखेंगे और मैच के बाद फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू अगेन।